बहुत बहुत धन्यवाद वाणी प्रकाशन के लिए और शशि थरूर साहब का आभार कि उन्होंने ये मौका उपलब्ध करा दिया, एक वजह पैदा की बातचीत की। मित्रों, ये किताब जब मेरे सामने आई और बहुत कम समय में आ पाई, तो आरंभ से अंत तक ये किताब लगातार पढ़ते हुए रोकती रही। और ये रोकना इस किताब का इसकी ताकत है। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे छोड़ दिया जाए। इसका मतलब यह है कि ये बहुत परिश्रम से, सुविचारित ढंग से और बहुत सारे संदर्भों के साथ किताब लिखी गई है। ये दुर्लभ किताब है। अब जहाँ तक मेरा संबंध है डॉक्टर अंबेडकर से, उनके अध्ययन से, मुझे बताना चाहिए कि मैं उनका विद्यार्थी भी हूँ। इस वर्ग से हूँ वो अलग बात है, लेकिन मैं डॉक्टर अंबेडकर विषय का विद्यार्थी हूँ। मेरा पीएचडी हिंदी दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अंबेडकर का प्रभाव, ये भारत में पहला पीएचडी है डॉक्टर अंबेडकर के जर्नलिस्ट रूप को जानने के लिए। संचालक कह रहे थे कि अंबेडकर बड़े हो रहे हैं। मुझे लगा कि अंबेडकर बड़े थे, उनसे धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। उनके बड़ेपन को जो ढका गया था, उनके बड़ेपन को जो ढक दिया गया था, उससे ये लेखक, आलोचक, विचारक अपने अपने स्तर से पर्दा उठा रहे हैं। उनकी जो कार्यों की, सोच की, सेवाओं की जो विविधता है, अब वो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। डॉक्टर अंबेडकर पर हिंदी में खासकर ऐसा नहीं है कि यूं ही लोग लिखने लग पड़े। इसमें राजनीतिक घटनाक्रम का भी एक योगदान है। आप देखेंगे कि जब बीपी सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया, क्या उससे पहले कोई प्रकाशक तैयार था डॉक्टर अंबेडकर पर कुछ भी छापने के लिए? नहीं था। खुद भारत सरकार डॉक्टर अंबेडकर के जो वॉल्यूम हैं उन्हें छपवाने के लिए प्रयास कर रही थी, और महाराष्ट्र से जो अंग्रेजी के वॉल्यूम थे उनके फिर यहाँ भारत सरकार ने उनका प्रकाशन शुरू किया, और उसी समय हमने अपना पीएचडी का काम किया। इस बहाने मुझे डॉक्टर अंबेडकर के मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, इन पत्रों को देखने का मौका मिला, और 3-4 साल तक लगातार मराठी सीखने का भी, जिसका फिर मैंने मूक नायक के संपादकियों का, बहिष्कृत भारत के संपादकियों का, सबका अनुवाद किया। मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि वो थीसिस लेके मैं अरुण जी के पास आया डॉक्टर धर्मवीर जी के साथ, और इन्होंने उसको नहीं छापा। पता नहीं क्या उसको देखा वेखा, और खैर वो छपी और काफ़ी चर्चित हुई, और बाद में संपादकीय भी प्रकाशित हुए। अब मैं जब ये देख रहा था कि मैंने तमाम जीवनियाँ पढ़ी हैं, मुझे सौभाग्य ये भी मिला है कि कई जीवनीकारों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। जैसे वसंत मून जी हुए, सोहनलाल शास्त्री हुए, शंकरानंद शास्त्री हुए, और कौशल्या वासंती जो बाबा साहब की महिला जो डिप्रेस्ड क्लासेस विमेन फेडरेशन था उनकी एक सदस्य थी। उनकी आत्मकथा की पांडुलिपि तो हमने खुद, रजत ने, हमारी पत्नी ने, वो पूरी टाइप की थी, और जब हम जेएनयू में रहते थे तो वो आत्मकथा के साथ मराठी में लिख रही थी, तो हमने कहा नहीं, आप हिंदी में लिखिए। एक चीज़ और उन्होंने बताई थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें, जब वो 9th में पढ़ती थी, उन्हें एक पत्र लिख कर दिया था कि तुम इंग्लैंड चली जाओ। वो पत्र को संभाले रहीं, लेकिन परिवार वालों ने इजाज़त नहीं दी कि वो बाहर जाएं, क्योंकि वो चाहते थे कि महिलाएं अधिक से अधिक पढ़ें।
अब अगली बात है कि इस किताब में जो मुद्दे उठाए गए हैं, जिन पर बात हुई है, उनमें कई का विश्लेषण बहुत ही नई तरह से किया गया है, अंबेडकर सापेक्ष किया गया है। जैसे अरुण शौरी का मसला है, उन्होंने बाबा साहब को कहा कि उनका महिमा मंडन जो है वो बहुत ही तथ्यहीन ढंग से किया गया है, निराधार किया गया है, वो इतने महान नहीं हैं। और उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया या फिर स्वतंत्रता आंदोलन करने वालों का असहयोग किया। थरूर साहब ने बहुत अच्छी तरह से लाला लाजपत राय का प्रसंग रख दिया है। वो जब अमेरिका में उनसे मिलते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने की बात करते हैं, तो जब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मेरे लिए स्वतंत्रता का मतलब है अस्पृश्यता का अंत, और लाला लाजपत राय कहते हैं कि जब आज़ाद हो जाएगा भारत तो ये समस्या हल हो जाएगी। और केवल लाला लाजपत राय नहीं, ये बात गांधी जी ने अभी शुरू में कही थी। यहाँ तक कि ये जो सेवाओं में आरक्षण है उसके लिए भी गांधी जी ये कह रहे थे कि भाई जब देश आज़ाद हो जाएगा तो सारे जो सवर्ण हिंदू हैं वो अपने हरिजन बंधुओं के प्रति न्याय क्यों नहीं करेंगे, आखिर तो सब देश बंधु ही हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुझे ये बताइए कि आप नहीं रहेंगे तो आगे गांधी ही पैदा होंगे क्या इस देश में, जो इस तरह की न्याय की बात करेंगे। अगर वो नहीं होंगे तो कौन न्याय देगा, कैसे ये तय होगा कि उनका अधिकार उन्हें मिल रहा है। इस तरह की बहुत सारी बहसों की तरफ ये किताब ले जाती है। एक बात जो थरूर साहब ने इसमें लिखी है, जो अपना जो लेखक के शब्द हैं उसमें, कि इसमें स्पर्श शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। और मैं कहता हूँ कि ये जान है, पूरी थीम है, ये पूरा यही किताब, चूँकि डॉक्टर अंबेडकर का पूरा आंदोलन इसी के इर्द गिर्द घूमता है। और ये शब्द उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्वराजवादियों के लिए स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। ये जो आरोप शौरी ने लगाया, जिसका खंडन थरूर साहब ने संदर्भों के साथ दिया कि वो स्वराज के विरोधी थे, मूक नायक के एक संपादकीय में उन्होंने लिखा कि हमने कभी नहीं कहा कि हमारे देश को आज़ादी न दी जाए, बल्कि हमने तो गोलमेज सम्मेलन में पूछा था अंग्रेज़ों से कि जब आप इस देश में नहीं थे, हम किसी तालाब का पानी नहीं ले सकते थे, हम किसी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, हमारा बच्चा स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ नहीं सकता था, आपके आने से क्या वो सब हो गया? और जब वो सब नहीं हुआ, वो अधिकार हमें नहीं मिला, तो हम क्यों चाहेंगे कि आप इस देश में रहें? तो उनका जो विरोध था वो सीधा मुद्दे का विरोध था और मुद्दे का ही समर्थन था। तो वो संपादकीय में कहते हैं कि स्वराज के हम विरोधी नहीं हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि स्वराज ऐसा हो जिसमें हमारा भी राज हो, अन्यथा स्वराज हमारे ऊपर राज। ये उनका शीर्षक है संपादकीय का, स्वराज हमारे ऊपर राज होगा इस रूप में कि अंग्रेज चले जाएंगे, सत्ता जिनके हाथ में आएगी वो अस्पृश्यता छोड़ने को तैयार नहीं है, न सिद्धांत तय न व्यवहार तय। जब वो छोड़ने को तैयार नहीं है तो फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे आज पानी नहीं पीने, आज इंडियन एक्सप्रेस में एक छोटी सी खबर है, पानी के हमारे को पिटाई हो रही है एक दलित की, पीने नहीं दिया जा रहा है। तो आज तक वही स्थिति बनी हुई है कि आप पानी नहीं पी सकते, धार्मिक स्थल में नहीं प्रवेश कर सकते, और जो अशरीरी अस्पृश्यता है, पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि शिक्षा महंगी कर दी गई। अस्पृश्यता का भी अब रूप बदला है, जो राजनीतिक लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि आप अगर शरीर भी छू सकते हैं तो आप उसकी बुद्धि को नहीं छू सकते, उसको वो अवसर नहीं दे सकते। तो ये जो अस्पृश्यता का विस्तार हुआ बहुत सारे रूपों में, इसको लेकर डॉक्टर अंबेडकर को शंकाएं पहले भी थीं।
उन्होंने शशि थरूर साहब ने इसमें वो उनका BBC का एक इंटरव्यू 1956 का कोट किया है और आप सब लोग उसे सुन भी सकते हैं। तो उसमें 2-3 शंकाएं डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यक्त की थी। एक तो ये कि संविधान जो है उसके बारे में जो आज बात हो रही है कि संविधान बचेगा रहेगा या संविधान के अनुकूल हो रहा है प्रतिकूल हो रहा है, उन्होंने सीधी सी बात कही कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उस पर अमल करने वाले, लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। और संविधान कितना भी बुरा हो, अगर अमल करने वाले लोग अच्छे होंगे, आप जानते हैं कि संशोधन की व्यवस्था है, अच्छी चीज़ें जोड़ ली जाएंगी अगर अच्छे लोग हैं तो, और अच्छी चीज़ें हटा दी जाएंगी अगर बुरे लोग हैं तो इसीलिए वो कहते हैं कि यहाँ भारत के लोगों का मानसिक परिवर्तन होना चाहिए। ये इनका जो है ये ताकि देश फिर से गुलाम न हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुता के मूल्य आदमी के अंदर उतरने चाहिए, वो व्यवहित तो होने चाहिए। एक दूसरी बात वो अभी ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, बहुत जल्दी, वैसे भी मैं वो फास्ट चला रहा हूँ बस वो 2-4 मिनट में ख़त्म करता हूँ। दूसरा जो इस इंटरव्यू से थरूर साहब ने लिया है वो है कि बाबा साहब कहते हैं कि लोकतंत्र तो नाम मात्र के लिए रह जाएगा, लोकतंत्र तो नाम मात्र के लिए रह जाएगा। तो जब हमारे सांसद, मंत्री, सरकारें राजतंत्र जैसा बिहेवियर करने लगती हैं, जब हमारे मंत्री राजा जैसे बनने लगते हैं और उन्हीं मूल्यों को वो अपने व्यवहार में प्रकट करने लगते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा साफ दिखाई देना पड़ता है, जो संविधान के अनुकूल नहीं है, कल्पना के भी अनुकूल नहीं है। एक छोटी बात कह के बे चूँकि पर्ची आ गई है मेरा इरादा है इस किताब पर विस्तार से लिखूंगा, मैंने लिखना शुरू भी किया। तो एक बस संक्षेप में वो जो बात है, साहित्य में जो आशंका व्यक्त की कि मैं दलित नहीं हूँ तो मेरी किताब को उस तरह से स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये आशंका निराधार है। बात यह है कि 2 तरह के लेखक होते हैं या लेखन होता है। एक है हमारा अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव, एक है हमारी नॉलेज, जो हमने जाना है, ज्ञान। और ज्ञान के आधार पर दलितों के बारे में या किसी के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में कोई कुछ लिखे, कोई रोकने की बात नहीं है। अनुभव की कोई कॉपी नहीं कर सकता। जो मैंने जिया है वो शशि थरूर साहब नहीं जी सकते, या जो शशि थरूर साहब का जीवन है वो मैं नहीं जी सकता। तो जब हम आत्म के बारे में लिखेंगे तो वो तो कॉपी नहीं हो सकता, तो उसकी अपेक्षा किसी को नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक परकाया प्रवेश वाली बात है, ये हिंदी में बहुत चलता है ये शब्द, आपने उसका जिक्र किया, लेकिन मुझे हमेशा एक शंका रहती है कि काया का प्रवेश तो छोड़िए, यहाँ काया का छूना तक वर्जित रहा हो, वो लोग उसका अनुभव कैसे कर पाएंगे। और इसकी गवाही टैगोर ने दी है। टैगोर ने ये कहा, टैगोर से पूछा गया कि भाई आप इतने बड़े कवि हो गए और आपका दुनिया में अनुवाद हो गया, ये सब हो गया, आप विश्व कवि हो गए, लेकिन आपने ये गरीबों के बारे में, अछूतों के बारे में तो कुछ खास लिखा नहीं, आप तो मिडिल क्लास या हाई क्लास की ही कहानियाँ लिखते रहे। तो टैगोर ने कहा कि मैं जिनके आंगन तक भी नहीं जा सका, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके घर के अंदर क्या घटित हो रहा है, मैं कैसे जान पाता। और अगर बगैर जाने हुए अपने लेखकीय शक्ति, जिसे कहते हैं कल्पना से सब लिख दिया, लेखकीय शक्ति का उपयोग करके कल्पना के आधार पर लिखता तो वो असत्य होता, झूठ होता। इसलिए मैं ईमानदारी से ये कहता हूँ कि उनकी कथा कहने वाला उन्हीं झोपड़ियों से, उन्हीं झुग्गियों से, उन्हीं गरीब बस्तियों से निकल कर आएगा और वो अपनी कहानी सुनाएगा। मैं आंखें खोलकर, कान लगाए उधर ही देख रहा हूँ। धन्यवाद।